हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5G स्टडी पॉइंट। आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं यानी गुणसूत्र होते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि उनका फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ को याद करने के लिए उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हमें उसकी संरचना के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम कैसे अनुमान लगाए कि उसका फंक्शन क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है उसके स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में बिठाना। चलिए आज की क्लास हमारी जो है आपकी जो क्रोमोसोम की है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 2 मिनट का आपको जो पिछली वीडियो में जो कंप्लीट करवाया था उसका शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। भाई चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जो क्लास है। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया वास्तव में है क्या। हमने ये देखा था जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, इसके अंदर जो प्लाज्मा होता है जिसे आप साइटोप्लाज्म कहते हो, यानी इसे हिंदी भाषा में कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसके अंदर जो आपके जो न्यूक्लियस होता है यानी केंद्र के जस्ट साइड में होती है आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये होती है संरचना, इसकी स्ट्रक्चर ही होता है। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो ये था इसका स्ट्रक्चर। भाई मैंने अच्छे से बताया था इसके बारे में। इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का इसे ऊर्जा घर कहा जाता है। भाई उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था, मानव शरीर की हर कोशिका में मौजूद होती है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा शरीर एक सेल से तो बना है नहीं भाई, लाखों अरबों करोड़ों सेलों से हमारे सेल हमारे शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। भाई हर सेल के अंदर एक अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। भाई यही बता रहे हैं। उसके बाद क्या कराया, हमारे शरीर का जो काम करने का जो जरूरी 90% जो ऊर्जा होती है उसका उत्पादन कौन करता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यानी आपके जो शरीर की जो एनर्जी बनती है 90% जो बनती है, 90% जो ऊर्जा बनती है वो किससे बनती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है। भाई ये बता रहा है, कितनी अच्छी बात बता रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन एंड हैव एन इनर एंड आउटर लेयर। ये कह रहा है कि जो आपकी जो आंतरिक और बाहर की लेयर होती हैं, 2 लेयरों से मिलकर बनी होती है आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया था कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपकी डबल लेयर होती हैं। आपकी सेल में कितनी लेयर थी, 3 लेयर थी। पहली लेयर का नाम क्या था, प्रोटीन से बनी थी। दूसरी लेयर आपकी लिपिड से बनी थी और तीसरी आपकी कार्बोहाइड्रेट से बनी थी। उनका फंक्शन भी बताया था। वैसे ही हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया की भी डबल लेयर से बनी है, और वे लेयर किससे मिलकर बनी होती है, आपके जो प्रोटीन से बनती है और फास्फोलिपिड से मिलकर बनती है। भाई हमने ये भी सीखा था जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका साइज कितना है, ये भी सिखाया था। 0.7 से लेकर इसका जो 3 माइक्रोमीटर तक इतनी छोटी होती है। भाई ये बताया था मैंने। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है, इसके खुद के गुणसूत्र होते हैं, खुद के क्रोमोसोम होते हैं। भाई साइटोस्केलेटन में मैंने बताया था आपको, ये कुछ प्रकार का इस पर ये स्ट्रक्चर होगा आपका साइटोस्केलेटन। इसका काम इतना ही होता है, आपके जो सेल को सिकुड़ने नहीं देगा। भाई एक स्ट्रक्चर की तरह उसको आकार प्रदान करता रहेगा, इसको सहारा देगा और इसको स्टेबिलिटी का काम करेगा उसका, यानी स्थिरीकरण या बैलेंस का काम करता है। भाई ये इतना ही काम होता है। उसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। ये न्यूक्लियस होता है आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो प्लाज्मा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हो, उसके अंदर ही होता है। भाई जिसकी आकृति आपके गोल गोल दिखाई दे रही होती है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। भाई यही है। और उसके बाद ये कह रहा है कि जो केंद्रक होता है उन कोशिकाओं में मौजूद होता है जिसका खुद का सेल डिवीजन होता हो, यानी कोशिका विभाजन होती है, उसी के अंदर ये पाया जाएगा। भाई जिसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक्स, जो आपकी जो कोशिका होगी। और यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, केंद्र का विभाजन होने वाली कोशिकाएं होती है, इसमें सेल डिवीजन होएगा। भाई उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। अधिकांश कोशिकाओं में केवल केंद्र एकल होता है। भाई उसके बाद हमने पढ़ा था जो हमारा आकार भी गोल था इसका, न्यूक्लियस का, ये पढ़ लिया था हमने। ये देखो गोल है। इसके फंक्शन की बात की थी, कोशिका की जो जितनी भी गतिविधियां होंगी, यानी हमारे जो सेल के अंदर जितने भी आपके जो अंगक होते हैं उनका जितनी भी क्रियाएं होंगी उसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है, आपका न्यूक्लियस का होता है। ये पढ़ा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये आरएनए का संश्लेषण करता है। संश्लेषण का काम कौन करता है, आपका न्यूक्लियस करता है। भाई और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ये टॉपिक, ये लाइन, यानी गुणसूत्रों में आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करना। यानी गुणसूत्र जो होते हैं आपके क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर जानकारी को फीड करेगा। भाई और इस जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करेगा, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डालने का काम यही करता है। भाई जेनेटिक जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है ये होती है आपका न्यूक्लियस है। भाई किस प्रकार का है, तो हमारे जो कल का था जो जो चैप्टर था पीछे वाला उसको कंप्लीट हो गया। भाई रिवीजन कंप्लीट हो गया अपना चैप्टर का।
उसके बाद बात करते हैं आपके जो क्रोमोजोम होते हैं, इसकी बात करते हैं भाई। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्रोमोजोम जानने से पहले इसका स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं भाई। क्रोमोजोम वास्तव में होते क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बिना इसकी संरचना के, बिना आप किसी वस्तु को देखे बिना उसके बारे में कैसे पता कर सकते हो। इसलिए स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्रोमोजोम का जो आपका गुणसूत्र का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होता है भाई। ये होती है आपके क्रोमोजोम। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। अगर आपसे पूछ लिया गया है कि क्रोमोजोम होते कहाँ पे, आप क्या बताओगे। जो हमारी सेल होती है, आपकी जो कोशिका होती है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य होता है। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, आपका केंद्रक होता है, उसके अंदर ही मौजूद होते हैं आपके जो क्रोमोजोम होते हैं। और ये पता है हर चीज का निर्माण किससे होता है, यानी आपकी जो सेल है इसका निर्माण आपके मॉलिक्यूल से हुआ है। यानी आपके टिश्यू का निर्माण पूछ लिया जाए किससे हुआ, ग्रुप ऑफ सेल से हुआ है। वैसे ही आपके क्रोमोजोम होते हैं, इसका भी निर्माण आपके जीन से हुआ, जीन से होता है भाई। यानी आपके जो शुक्राणुओं से इसका निर्माण हुआ है, इसकी संरचना हुई है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर है हमारे जो क्रोमोजोम होते हैं, इसका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमोजोम फॉर्म द फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी गुणसूत्र जो होते हैं वंशानुक्रम का भौतिक आधार बनाते हैं। यानी जो आपकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, आनुवंशिक जो जानकारी होती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का काम कौन करवाता है, क्रोमोजोम। उसी के माध्यम से जाती है, एक भौतिक आधार बनाते हैं ये। उसके बाद कह रहा है दे आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, वही बता रहा है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि वे केंद्र के न्यूक्लियस के, यानी आपके जो केंद्र के पास ही होते हैं भाई, स्थित होते हैं। यही बता रहा है। देखो ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं। क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ जीन्स, जो गुणसूत्र होते हैं वे जीन्स से बने होते हैं या शुक्राणुओं से बने होते हैं। मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से बता दिया। जो ये होते हैं अपना जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का है क्रोमोजोम का। और ये आपको जो डीएनए जैसी संरचना दिख रही है ना, ये जो आपका ये वाला ये पोर्शन है, इसको कहते हैं जीन, यानी इसको कहते हैं सिगामेंट ऑफ डीएनए भी कहा जा सकता है भाई। यही है, क्योंकि ये इसके अंदर ही हो जाते हैं, आपके जो क्रोमोजोम है इसके अंदर ही मौजूद होते हैं। दे बिकम विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वे कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देते हैं। समझो, जो आपके जो क्रोमोजोम हो गए उसे माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी धागे जैसी संरचना होती, इतने छोटे होते हैं। वे माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से तभी देखे जा सकते हैं जब उनका सेल डिवीजन हो रहा हो, कोशिका विभाजन हो रहा हो, तभी। देखिए इतने छोटे हैं, ये माइक्रोस्कोप से देखना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए सेल डिवीजन होगा जब ये बड़े आकार में बन जाएंगे। इसका एक थ्योरी है, एक अच्छा सा जबरदस्त इसके बारे में बता रहा है। देखिए इसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। ये होती है हमारी सेल, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, आपकी जो कोशिका झिल्ली होती है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर आपके जो क्रोमोजोम है, देखिए ध्यान से, ये ऐसे हैं जो आपके क्रोमोजोम होते हैं। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले जो दो दिख रहे हैं, ये होते हैं सेंट्रोल होते हैं, इनको कहा जाता है। और जो इससे ये आपकी जो लेयर से दिख रही है ना, जो आपके जो क्रोमोसोम के पास जा रही है, इनको कहते हैं स्पिंडल। इन्हीं से अटैच होते हैं आपके क्रोमोजोम। ये क्या करते हैं, स्पिंडल आपके क्रोमोजोम पर अटैच होते हैं और उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं भाई। और ऐसे ही देखिए, एक सेल से दो सेल का निर्माण हो गया। ये होता है सेल डिवीजन के दौरान ही हमें जो आपके जो क्रोमोजोम है अच्छे से दिखाई पड़ते हैं भाई। देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं आगे, क्या कह रहा है। नॉर्मल ह्यूमन सेल कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। ये कह रहा है कि जो सामान्य मानव कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े में होते हैं। यानी उसका अलग किया जाए तो टोटल उनकी संख्या कितनी होगी, 46 होगी, 46 होगी। द टोटल बीइंग 46 बता रखा है इसमें। फिर क्या कह रहा है, द 23 पेयर कंसिस्ट ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। जो 23वे जोड़ा है जो आपका है उसे सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। क्या कह रहा है देखो सुनो, जो आपका 23वां जो जोड़ा है उसी के बारे में बात कर रहा है, न कि आपके जो पीछे के 1 से लेकर 22 तक जोड़े हैं उनको कहते हैं ऑटोसोम कहा जाता है। और जो 23वां जो जोड़ा होता है उसे क्रोमोजोम कहा जाता है भाई। सेक्स क्रोमोजोम जो होता है ये डिसाइड करता है आपकी जो संतान होगी वह मेल हो गया, फीमेल हो गया, आपका लड़का हो गया, लड़की, उसी के बारे में बताता है भाई ये क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोसोम आर
of two types, namely X and Y, based on their role in sex determination है। यानी ये क्या कह रहा है कि जो आपके जो सेक्स निर्धारण में उनकी भूमिका के आधार पर जो आपके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? एक तो एक्स होता है, एक आपका वाई होता है। बात की जाए फीमेल्स की, फीमेल्स हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। ये कह रहा है कि महिलाओं की बात कर रहा है कि महिलाओं के पास जो होते हैं 22 तो ऑटोसोम होते हैं जोड़े में, और जो 23वां जो जोड़ा होता है वो किसका होता है? एक्स एक्स का होता है भाई। Will in males there are 22 pairs of autosomes and XY chromosomes। अब बात की जाए पुरुषों की, पुरुषों के पास भी 22 जोड़े होते हैं भाई, और जो ऑटोसोम के होते हैं 22 जोड़े होते हैं। 23वां जो जोड़ा होता है वो किसका होता है? सेक्स जो क्रोमोसोम होता है अपना कौन सा है? हमारे पास है एक्स वाई है, जबकि महिलाओं में कौन सा है? एक्स एक्स है। बस इतना ही सिंपल है यार। उसके बाद ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको ये मदद करेगा आपको अच्छे से समझने में। जो क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर्स में हो गए भाई, एक जो 22 पेयर्स होते हैं वे आपके ऑटोसोम्स हो गए, और जो 23वां जो आपका जो सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं भाई। ये देखिए पेयर में है ये एक्स और वाई। अगर एक्स और वाई है तो आज समझ लेना ये लड़के के लिए है, और एक्स और एक्स हो है तो ये समझ लीजिए कि ये किसी फीमेल की बात कर रहा है। बढ़ते हैं आगे, क्या कर रहा है? सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की जाए यानी लिंग निर्धारण की बात की जाए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लड़का है लड़की है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। द ओवम ऑलवेज हैज 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स, यानी मादा जनन जो कोशिका होती है, अंडाणु बोलते हैं जिसे, उसमें हमेशा 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम होते हैं। यानी ये सिंगल की बात कर रहा है, महिलाओं के पास सिंगल में बात की जाए तो 22 होते हैं भाई। 22 22 44, ये पेयर की बात नहीं करिए, सिंगल की बात की जा रही है। 22 होते हैं, देखिए ध्यान से, ये देख लिए 22 तो हमारे पास क्रोमोसोम हो गए सिंगल, और जो ये सिंगल चाहिए आप ये वाला एक्स ले लो चाहिए वो वाला एक्स ले लो, बात एक ही है, एक्स ले लिया इसमें से, तो ये होते हैं आपके सिंगल की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहे हैं स्पर्म कैन ईथर बी 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, यानी जो आपके जो हम जो युवा हैं मनुष्य की यानी पुरुष की बात कर रहे हैं, यानी शुक्राणु या तो 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई हो सकता है। अब बात कर रहा है कि जो हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं आपके जो जो ऑटोसोम हो गए 22 के 22 ऑटोसोम हो गए, सिंगल की बात कर रहा है 22 तो ऑटोसोम हो गए, और एक जो होता है आपका सिंगल की बात करें तो या तो आप एक्स ले सकते हो या वाई ले सकते हो, कोई निर्धारण नहीं है, कोई डिसाइड नहीं है इसमें हमारे ऊपर। क्योंकि अगर आपके पास एक्स होगा जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा तब तो मान लीजिए लड़की बनने की संभावना है आपके बच्चे की, और अगर वाई का आपके साथ ओम के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो लड़का बनने की आशंका होती है। बस इतना ही लॉजिक है भाई। If a sperm containing Y chromosome fertilization and ovum, the zygote will be a genetic male with chromosomal pattern 44 plus XY। ये क्या कह रहा है इसके बारे में अच्छी से देखो। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु यानी अपना जो Y जो जीन होता है, जो अपना स्पर्म होता है, एक अंडाणु को निषेध करता है, यानी मादा जनन कोशिका में जब प्रवेश करता है, युग्मनज गुणसूत्र पैटर्न 44 प्लस एक्स वाई वाला एक आनुवंशिक पुरुष होगा। यानी अगर वाई होगा, देखो अच्छे से समझाऊंगा, ये जो है ये हमारी माता की जो माता जनन कोशिका हो गई, ये हमारे पिताजी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पर्म होते हैं भाई, क्रोमोसोम होते हैं। ये 22 तो हमें माता से मिलते हैं भाई, 22 जो आपके ऑटोसोम होते हैं, और 22 हमें पिता से मिलते हैं, 22 ऑटोसोम होते हैं। टोटल ये फर्टिलाइजेशन होगा तब हमें कितने मिलेंगे? 44 मिलेंगे। अब बात आती है इनकी जो सेक्स आपके जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी बात आती है भाई। माता से हमें अगर एक्स मिलता है और पिता से हमें अगर वाई मिलता है तो क्या बनने की संभावना सबसे ज्यादा होगी? मेल बॉय बनने की संभावना ज्यादा होती है। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। If a sperm with X chromosome fertilization and ovum, the child would be genetic female with chromosomal pattern 44 plus XY। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु, अब क्या बात कर रहा है? पुरुष के X की बात कर रहा है, यानी शुक्राणु यानी स्पर्म की बात कर रहा है। जब मादा जनन कोशिका को निषेध करता है, उसके अंदर प्रवेश करता है, तो बच्चा गुणसूत्र पैटर्न 44 एक्स के साथ आनुवांशिक रूप से मादा होगा।
समझे? देखो इसके बारे में अच्छे से। अगर माता से जब ये हम है भाई, ये मान लियो हम पैदा हो गए। कैसे पैदा हो गए? इसमें माता से हमें क्या मिला था? 22 ऑटोसोम मिले थे। पिता से हमें 22 ऑटोसोम मिले थे। अब बात आती है टोटल फर्टिलाइजेशन होने के बाद कितने बन जाते हैं? 44 बन जाते हैं भाई अपने ऑटोसोम से। उसके बाद बात आती है मेल और फीमेल की। अगर फीमेल है तो महिलाओं से हमें एक्स मिला होगा एक सिंगल, और पिता से हमें भी एक्स मिला होगा, तो ही हमारे फीमेल बेबी बनने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। समझ में आया इतना? तो बिल्कुल आसान था ये तो। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। जो आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो हमने अच्छे से पढ़ ही लिया था। इसका स्ट्रक्चर कैसा है भाई? हमने पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। अब बात की जाएगी इनके पार्ट्स की, कौन सा पार्ट होता है, उसका क्या काम होता है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ ए स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम द फॉलोइंग पार्ट आर आइडेंटिफाई इन ईच क्रोमोसोम। इसमें एक लाइन नहीं लिखी, आप लिख लीजिए। यानी जो आपका यदि एक जो आपका शुक्राणु है, यदि एक शुक्राणु एक्स गुणसूत्र है, तो प्रत्येक गुणसूत्र में निम्नलिखित भागों की पहचान की जाती है। भाई उसके भाग की बात कर रहा है, वे कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके। पहला होता है आपका क्रोमैटिड्स हो गया, दूसरा होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह सकते हो या प्राथमिक संकुचन हो गया, और तीसरा आपका है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कह सकते हो या द्वितीय संकुचन कह सकते हो। इनका नाम भी अलग अलग है, या इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह लो या आपको सेंट्रोमियर कह दो इनको, या इसको टेलोमियर कह दो, एक ही बात है। इनको अलग अलग नाम है, इनके डबल डबल नाम है, अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। अब बात करेंगे क्रोमैटिड्स की बात। क्रोमैटिड्स के जाने से पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है भाई। जो आपका क्रोमैटिड्स होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ये होता है भाई। इसके बारे में क्या कह रहा है? इट्स क्रोमैटिड्स कंसिस्ट ऑफ टू जो पैरेलल एंड आइडेंटिकल जो फिलामेंट्स नो एज क्रोमैटिड्स है, यानी प्रत्येक गुणसूत्र में दो समानांतर और समान तंतु होते हैं भाई। समान तंतु भी है, देखिए समान तंतु हो गए ये हैं। और क्या कह रहा है आगे? जिन्हें क्रोमैटिड्स कहा जाता है भाई। इन समान तंतुओं को क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स कहते हैं भाई। समझ में आया? यही बता रहा है। उसके बाद बात कर रहे हैं, क्या कर रहा है? दीज टू क्रोमैटिड्स आर आल्सो नो एज सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी इन दो क्रोमैटिड्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहा जाता है भाई। सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बोलते हैं इनको। जो आपके जो दो होते हैं इनको कहते हैं भाई। दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर, यानी एक ही बात है। इसे इसे कह सकते हो आप प्राथमिक संकुचन कह लो या सेंट्रोमियर कह लो भाई। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? बोथ क्रोमैटिड्स आर हेल्ड टुगेदर एट ए नैरो रीजन कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यानी ये पता रहा है कि दोनों क्रोमैटिड एक संकरणीय क्षेत्र में एक साथ बंधे होते हैं, जिसे प्राथमिक संकुचन कहा जाता है। प्राथमिक संकोचन इसे कहा जाता है। प्राइमरी जो आपका जो कंस्ट्रक्शन इसे ये, या इसे आप सेंट्रोसोम भी कह सकते हो आप। ये कलर पूछ लिया जाए कैसा कलर होता है इसका? रेड कलर का होता है भाई। ये क्या काम करता है? आपके जो क्रोमैटिड्स हो गए और जो आपका जो सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्शन होता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है आपका जो सेंट्रोसोम होता है भाई। उसके बाद आता है अपना टेलोमियर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, यानी आप टेलोमियर कह सकते हैं इसे, या इसे कह सकते हैं द्वितीय संकुचन। ये पूछ लेते हैं, ये क्या बता रहा है? द एक्सट्रीमिटी ऑफ ए क्रोमोजोम इज रेफर्ड टू एज ए टेलोमियर, यानी गुणसूत्र के जो अंतिम छोर को टेलोमियर कहा जाता है भाई। यानी इसके अंतिम छोर को क्या कहेंगे? टेलोमियर कहते हैं भाई। ये बता रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोम की बात की जाए, यानी गुणसूत्रों का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में बांट रखे हैं हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, यानी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन और फंक्शन क्लासिफिकेशन, यानी संरचनात्मक वर्गीकरण किया गया है उसका, और कार्यात्मक वर्गीकरण किया गया है भाई। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन संरचनात्मक वर्गीकरण में कितने भागों में बांटा गया है हमारे जो क्रोमोसोम को है, यानी इसको बांटा गया है। एक तो मेटासेंट्रिक में बांटा गया है, सब मेटासेंट्रिक में बांटा गया है, एकोसेंट्रिक में और टेलोसेंट्रिक में बांटा गया है भाई। कौन कौन से होते हैं इसके भाग? ये जो छोटा रूप होता है इसे कहते हैं टेलोसेंट्रिक है, और जो जब ये बड़ा हो जाता है इसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक है। और उसके बाद आता है सब मेटासेंट्रिक आता है, जब ये कंप्लीट होता है इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं इसको। फंक्शन क्लासिफिकेशन यानी कार्यात्मक वर्गीकरण में ऑटोसोम्स या सेक्स जो आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके दो भागों में है। ऑटोसोम्स में कौन से आते हैं? डोमिनेंट एंड जो आपका रिसेसिव होता है, यानी प्रभावी और आपके अप्रभावी आते हैं भाई।
जीन्स के बारे में मैंने आपके स्ट्रक्चर में बता ही दिया था कि जो ये जीन्स होते हैं यानी शुक्राणु होते हैं आपके जो क्रोमोजोम के अंदर ही मौजूद होते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है। जो क्रोमोजोम आर मेड अप प्रीडोमिनेंटली ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड डीएनए, यानी जो आपके जो गुणसूत्र होते हैं मुख्य रूप से डीएनए नामक न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। इसका निर्माण डीएनए नामक यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। ऑल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मोलिक्यूल ऑफ, जो आपके जो मोलिक्यूल्स होते हैं मोलिक्यूल्स ऑफ दीज सब्सटेंस, और आपकी जो सभी जानकारी इसी पदार्थ के जो अणुओं में संग्रहित होती है भाई, यही बता रहा है। जो इंफॉर्मेशन होती है आपकी जो ये होती है डीएनए की संरचना होती है, ये होती है भाई। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये जीन होते हैं आपकी, या सिगामेंट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं आप। एक छोटा रिवीजन ले लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या कुछ सीखा। रिवीजन जितना भी लोगे उतना अच्छा है भाई, एक छोटा रिवीजन हो जाए। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा था जो हमारे जो क्रोमोजोम होते हैं गुणसूत्र के बारे में पढ़ा था, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये शेप होती है भाई, ये संरचना होती है। हमारे जो क्रोमोजोम होते हैं गुणसूत्र होते हैं, पूछ लिया जाए कहाँ मौजूद होते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कुछ ऐसी संरचना होती है, ध्यान से देख लीजिए। ये होते हैं हमारे क्रोमोजोम। उसके बाद बात की जाए कि जो होते हैं क्या काम करते हैं, इनका महत्वपूर्ण काम ये होता है कि ये आधार होते हैं किसका, वंशानुक्रम का आधार होते हैं भाई ये। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, आपके केंद्रक में होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि किससे निर्माण हुआ इसका, यानी जिन से निर्माण हुआ है। हमारे जो क्रोमोजोम जिनको कहते हैं हिंदी भाषा में शुक्राणु कहा जाता है, उससे मिलकर बने होते हैं भाई। और ये जो होते हैं जो आपने शुक्राणु किससे बने होते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, जो कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देंगे। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ये स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे। हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं ये तभी दिखाई देंगे जब आपका सेल डिवीजन हो रहा हो, कोशिका विभाजन हो रहा हो, तभी दिखाई देंगे। बिल्कुल छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल हो जाता है भाई। सामान्य मानव कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 तो होती ही है जोड़ी में, टोटल संख्या इनकी 46 होती है। जो 23वां जो होता है जो जोड़ा होता है उसे सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है भाई। सिर्फ 22, 1 से लेकर 22 को छोड़कर जो 23वां जो नंबर आता है ना, उसी के बारे में बात कर रहा है। वही डिसाइड करता है कि जो आपका जो क्रोमोजोम होता है यानी एक्स और वाई होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि आगे जो लड़का हो गया लड़की हो गई, इसी पे डिपेंड करता है। फिर महिलाओं की बात की है, महिलाओं में कौन से होते हैं आपके जो होते हैं जो आपका जो क्रोमोजोम होता है एक्स एक्स वे होते हैं। और उसके बाद पुरुषों में एक्स वाई होते हैं, ये बता रहा है। उसके बाद ये मैंने अच्छे से समझाया था आपको। उसके बाद ये भी डायग्राम भी अच्छे से समझाया था आपको। मान ले सिंगल जो आपका जो मादा जो आपकी जो होती है मादा जनन कोशिका होती है, और जो आपके जो पिताजी हैं माता और पिताजी से हमें 22 सिंगल मिलेंगे, और 22 ये माता से हमें सिंगल जो ऑटोसोम मिलेंगे, उससे टोटल संख्या हो जाएगी 44। अब रहेगी कैसे पता चलेगा ये मेल और फीमेल होगी, वो किन पर निर्भर करता है, एक्स और वाई पर। अगर माता का एक्स है और पिता का एक्स है तो हमें क्या होगा, फीमेल बेबी होगी। अगर माता का एक्स और पिता का वाई है, जो आपका सेक्स जो जो सेक्स जो आपका जो क्रोमोजोम होता है तो उससे पता चलेगा जो मेल बेबी बनेगा भाई, अगर वाई है तो। यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। जो आपका ये जो स्ट्रक्चर है नीचे का जो है इसे कहते हैं क्रोमेटिड्स, और सॉरी क्रोमेटिड। और जो बीच का जो पोर्शन होता है इसे सेंट्रोसोम कह सकते हो, या प्राइमरी इसको कंस्ट्रक्शन कह सकते हो। और जो ये ऊपर का जो होता है इसे सेकंड जो आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो भाई, या इसे आप कह सकते हैं टेलोमियर भी कह सकते हो, ऊपर वाले का जो थर्ड जो नंबर पे है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। ये कौन से होते हैं, ये दो समानांतर समान तंतु होते हैं जिन्हें क्रोमेटिड समान है बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है कि जो आपके दो क्रोमेटिड को सिस्ट क्रोमेटिड कहा जाता है, यानी जो दोनों को सिस्ट क्रोमेटिड भी कह सकते हैं। अब बात की है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की, या सेंट्रोसोम के जो बीच का जो हिस्सा है वो क्या करता है, यह एक संकीर्ण क्षेत्र में एक साथ बंधे होते हैं भाई। जो आपके दोनों क्रोमेटिड होते हैं बंधे होते हैं, जिसे प्राथमिक संकुचन कहा जाता है। यानी ये जो भाग होता है इसे कहा जाता है भाई, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, क्रोमेटिड को और जो आपके जो सेकेंडरी है कंस्ट्रक्शन को है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। या इसे आप टेलोमेर भी कह सकते हो। इसके बारे में क्या कह रहे हैं, अंतरिम छोर को टेलोमेर कहा जाता है। जो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे टेलोमेर या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कह सकते हो भाई, ये बता रहा है। गुणसूत्र का वर्गीकरण हमने दो भागों में किया है, जो आपके जो होते हैं
पहले तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन यानी संरचनात्मक वर्गीकरण क्या है, फिर कार्य के आधार पर क्या है यानी इसके फंक्शन के क्लासिफिकेशन यानी कार्यात्मक वर्गीकरण के बारे में। स्ट्रक्चरल आपके जो क्लासिफिकेशन में हमने अच्छे से पढ़ लिया, ये पार्ट होते हैं भाई। और फिर जो आपका जो सबसे पहले जो ये स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा साइज होता है, फिर बड़ा साइज होता है। उसके बाद इसमें बताया था हमें फंक्शन की बात की थी। जो आपके फंक्शन में दो पार्ट आते हैं, एक तो आपका ऑटोसोम का आता है और दूसरा होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिसमें एक्स और वाई होते हैं। और जो ऑटोसोम होता है इसमें आपके डोमिनेंट एंड जो आपके रिसेसिव जो होते हैं यानी प्रभावी हो रहा है प्रभावी होते हैं, ये होते हैं इसके अंदर भाई इंक्लूड। जीन्स के बारे में बात की थी कि ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। जो सभी जानकारी इस पदार्थ को अणुओं में संग्रहित होती है इनकी, ये होती है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।